हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम जो है डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आपने जो है वो वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई प्लेलिस्ट में जो है आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वहाँ पे वीडियो लंबी हो गई थी, तो हमने बोला था हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के रिगार्डिंग जो है हम बात करने वाले हैं कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, इन सबको कैसे कैलकुलेट करते हैं और व्यापार शेष, निर्यात मूल्य, आयात मूल्य, ये सारी की सारी चीज़ें जो है किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इन सब दो क्वेश्चनों पे जो है हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सरकारी बजट में यदि राजस्व प्राप्तियां जो है वो इतनी है, पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो इतनी है और राजस्व घाटा जो है वो इतना है, तो राजस्व व्यय जो है वो कितना होगा। ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। 3 चीजें दे रखी है, राजस्व प्राप्तियां दे रखी है, पूंजीगत प्राप्तियां दे रखी है, राजस्व घाटा दे रखा है। तो कह रहा है जी राजस्व व्यय बताइए आपको कितना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है केवल राजस्व घाटे का जो है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि राजस्व घाटे का जो है फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, घाटा भी लिख सकते हो, मैंने घाटे लिख दिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है इसका। अब ये आपको दे रखा है 25। ठीक है, राजस्व व्यय आपसे जो है पूछ रहा है और ये जो आपको दे रखा है राजस्व प्राप्तियां, ये आपको दे रखा है 100। तो इजी है, क्या करना है आपको, ये निकालना है। ये दे रखा है सारी की सारी चीज़ें माइनस में, इसको आके मैं प्लस में ले आता हूँ। तो 25 + 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका राजस्व व्यय। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू राजस्व व्यय। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। इस क्वेश्चन में आपको देखिए पूंजीगत प्राप्तियां भी दे रखी हैं आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, बट ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, इसका क्वेश्चन के अंदर जो है कोई भी यूज नहीं है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कह रहे हैं निम्नलिखित आंकड़ों से बजट का घाटा ज्ञात कीजिए। बजट का घाटा उसने बोला है, बजटीय घाटा भी कह सकता है, ठीक है, या बजट घाटा। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, आपको जो है सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें बजट घाटा की या बजटीय घाटा की, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। ठीक है, अब व्यय भी 2 तरीके के होते हैं और प्राप्तियां भी 2 तरीके की होती हैं। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, इन दोनों का जोड़, और इसी तरीके से क्या कहते हैं, राजस्व प्राप्तियां और प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। इस तरीके से भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि व्यय भी 2 तरीके का होता है और प्राप्तियां भी 2 तरीके की होती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमको जो है क्या क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को जो है राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति सभी दे रखा है। तो दोनों व्यय को जोड़ देते हैं, 30,000, 50,000, 80,000, तो ये हो जाएगा टोटल व्यय कितना हो जाएगा 80,000, और प्राप्तियां भी जोड़ देते हैं 40 और 70, ये हो गया आपका 70। तो 80 में से 70 गए तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको जो है केवल फॉर्मूले इसके पता होने चाहिए, आप बहुत ही इजीली इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आती है बात तीसरे क्वेश्चन की। कह रहा है इससे जो है राजकोषीय घाटा निकालिए। देखो सारे घाटे अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना, राजस्व अलग है, बजटीय अलग है, राजकोषीय अलग है। अब ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको जो है राजकोषीय घाटा निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन में आपको
राजकोषीय घाटा जो है ये निकालना है। तो क्वेश्चन ये है, ये होता क्या है राजकोषीय घाटा। वैसे अगर सिंपल और साधारण शब्दों में बात करें तो ये उधार के बराबर होता है, ठीक है। राजकोषीय घाटा जो है वो उधार के बराबर होता है, लेकिन अभी तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक इसका फॉर्मूला होता है कि कुल व्यय, ठीक है, और माइनस उधार के बिना कुल प्राप्तियां, ये भी लिख सकते हो, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। या और इसको ब्रॉड में लिखना चाहे ज़्यादा एक्सपेंड से ऐसे भी लिख सकते हो। अब व्यय तो दो तरीके का होता है ना, राजस्व व्यय, ठीक है, राजस्व व्यय और प्लस पूंजीगत व्यय, ये दोनों व्यय, और माइनस राजस्व प्राप्तियां और प्लस यहाँ पर जो है हमने बोला जी राजकोषीय घाटा उधार के बराबर होता है, ठीक है। तो जो भी सरकार ने उधार लिया है, जो भी ऋण लिया है, जो भी लोन लिया है, उसको छोड़कर यहाँ लिखते हैं उधार के बिना पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। तो आपको पूंजीगत प्राप्तियों में कई सारी चीजें आती हैं, आपको पूंजीगत प्राप्ति कई सारी पता होनी चाहिए, तो सारी लेनी है, लेकिन वो नहीं लेना जो सरकार ने ऋण लिया है, ऋण को छोड़कर गैर ऋण, ठीक है, वो वाली लेनी है आपको। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अब जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो मुझे जो दे रखा है क्वेश्चन में सरकार का अनुमानित कुल व्यय तो दे रखा है 1.5 लाख, राजस्व प्राप्तियां 120 और पूंजीगत प्राप्तियां भी दे रखी है 10,000। ये लिखा हुआ है गैर ऋण, मतलब गैर ऋण का मतलब ऋण को छोड़कर, यही तो मुझे चाहिए भाई। मैंने आपको बताया, ये वाला लगा देते हम इसमें फॉर्मूला, दूसरे वाला। भाई कुल व्यय मुझे कितना दे रखा है, कुल व्यय जो है मुझे यहाँ पे 1.5 लाख दे रखा है, ठीक है। और मैंने बोला उधार के बिना कुल चाहिए, कुल प्राप्तियां, ठीक है। तो कुल प्राप्तियां कैसे निकलेंगी, राजस्व वाली भी और पूंजीगत वाली भी, और लोन को छोड़कर, तो वो तो लोन को छोड़कर ही दे रखी है। तो 1,30,000 ये हो गई है यहाँ पे, 1,30,000। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 20,000 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी होते हैं, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चौथा देखते हैं, कह रहे वर्ष के दौरान सरकार द्वारा दिए गए ब्याज के भुगतान का अनुमान 75,000 है, जबकि बजट प्राप्तियों पर बजट व्यय का आधिक्य शुद्ध उधार का अनुमान 1,15,000 है। प्राथमिक घाटा ज्ञात कीजिए। उन्होंने बोला उधार मैंने भी आपको क्या बताया, राजकोषीय घाटा होता है। तो यहाँ पे प्राथमिक घाटा पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपसे प्राथमिक घाटा पूछ रहा है। तो प्राथमिक घाटे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका राजकोषीय घाटा और माइनस इसमें लिख देते हैं ब्याज का भुगतान, जितना भी ब्याज का भुगतान किया गया है जो लोन लिया था, ठीक है। तो भाई राजकोषीय घाटा जो है वो तो हमारा 1,15,000 है, और ब्याज हमने टोटल जो है 75,000 का पेड किया है। तो 1,15,000 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 40,000 आ जाएगा आपका आंसर। तो भाई पहला जो है वो है प्राथमिक घाटा, ठीक है। दूसरा जो है वो है राजकोषीय घाटा, इसके भी मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। तीसरा है बजट घाटा या बजटीय घाटा भी कह सकते हो, और फिर है राजस्व घाटा, ठीक है। राजस्व घाटा लिख लीजिए या घाटे की घाटा, ठीक है, इसको राजस्व घाटा लिख लीजिए। ये 4 तरीके के घाटे होते हैं। इसके अलावा और आपसे जो है वो कुछ नहीं पूछेगा, जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं इसके अलावा और कोई इसमें जो है एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो है वो आपको नहीं मिलेगा। अब मैं एक और करा देता हूँ जिसमें सारी की सारी चीज़ें एक साथ निकालनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है सरकारी बजट के बारे में निम्नलिखित आंकड़ों से राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक सब निकालना है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं राजस्व घाटे की। 5वें क्वेश्चन में तीनों घाटे एक साथ निकालने हैं। तो पहले हम बात करते हैं राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा जो है उसमें केवल राजस्व वाला आता है,
मतलब कि राजस्व व्यय में से जब मैं माइनस कर देता हूँ राजस्व प्राप्तियाँ, तो मेरे पास आ जाएगा राजस्व वाला, राजस्व घाटा। तो मैं देखता हूँ मुझे क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो राजस्व व्यय जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है 100 और राजस्व प्राप्तियाँ दे रखा है 80। तो ये तो इजी है, 100 माइनस 80 इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगा 20। दूसरा मुझे निकालना है राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटे का देखो, अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको ऊपर। राजकोषीय घाटा कैसे निकलेगा, राजकोषीय घाटा जैसा डेटा दे रखा होगा उसी के हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उधार तो आपको सीधा नहीं दे रखा, मैं ये वाला लगा देता हूँ, तीसरे वाला। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को जोड़ देता हूँ, दोनों दे रखी हैं, राजस्व और ये भी दे रखी है, इन सबको जोड़ देता हूँ। देखिए पहले व्यय की बात करते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय 100 और 110, तो ये तो हो जाएगा 210, ये तो हो जाएगा 210 और माइनस राजस्व प्राप्तियां 80 और उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां 80 और 95, इसको मैं जोड़ देता हूं, 80 प्लस 95, 210 में से इसको माइनस कर देंगे, 35 आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा जो है वो है जी प्राथमिक घाटा। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है गाइस एग्जाम में, तीनों के तीनों आपसे बोलेगा तीनों के तीनों घाटे निकालिए। अब प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा जो भी है उसमें से जितना भी ब्याज का भुगतान किया है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ब्याज का भुगतान कितना करा है 10, तो ब्याज का भुगतान 10 करा है, तो 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, राजस्व भी आ गया, राजकोषीय भी आ गया और प्राथमिक भी आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे बेसिकली पूछ सकता है सरकारी बजट और अर्थशास्त्र, सरकारी बजट और आपका ये जो अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर है। ठीक है, तीन घाटे तो ये और एक बजटीय घाटा, ये भी आपसे जो है पूछ सकता है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन हो इसका ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो, व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास ही है। ठीक है, 9990158317, अगर नहीं है तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर ना आ रहा हो, जहाँ पर किया हो ना वो मुझे भेजना। ठीक है, ताकि मैं गलती बता सकूँ, कहीं पता चले धड़ाधड़ मेरे को सारे क्वेश्चन भेजे जा रहे हो, मैं नहीं बताऊंगा ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ कह रहा हूँ जो क्वेश्चन ना आ रहा हो या गलत आ रहा हो आपका आंसर, तो भैया मुझे जो है वो भेजना जहाँ आपने किया हो कि जी सर मैंने ये किया है, बुक में ये लिखा हुआ है, मेरा आंसर ये आ रहा है, बताओ कहाँ गलत है। ठीक है, जहाँ किया है आपने वो भेज दीजिएगा। अगर कोई गलती होगी या कुछ समझ नहीं आ रहा कोई कंपोनेंट वगैरह, तो वो मैं आपको जो है बता दूंगा। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत ही ईजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है ये। अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर व्यापार शेष, निर्यात मूल्य और आयात के मूल्य। इस पे जो है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको किस तरीके से जो है सॉल्व करते हैं, भुगतान शेष वाले चैप्टर की जो है हम बात कर रहे हैं। देखिए ये और आसान है। इसके अंदर ये कह रहा है यदि व्यापार शेष 180 है, निर्यात 280 है, तो आयात का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में तो सबसे पहले तो आपको व्यापार शेष इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, तभी तो आप करोगे कि व्यापार शेष का जो है फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं कि व्यापार शेष का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है निर्यात के मूल्य में से हम जो है माइनस कर देते हैं आयात का मूल्य। निर्यात के मूल्य में से आयात का मूल्य माइनस कर देते हैं तो व्यापार शेष आ जाता है। तो व्यापार शेष कितना दे रखा है 180 और वो 280। ये तो मुझे दे रखा है 180 और ये मुझे कितना दे रखा है 280। तो ये मेरे को पूछ रहा है कि ये बता भाई ये कितना होगा आयात का मूल्य। तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आयात का मूल्य इज इक्वल टू 280 माइनस 180। ठीक है, तो 280 में से 180 गए, कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 100।
ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एमसी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या नॉर्मली ऐसे भी लिखा आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है गाइस वो आपसे। जैसे आयात का मूल्य पूछा था, निर्यात का मूल्य, व्यापार शेष, इन तीनों में से 2 टर्म आपको दे देता है और एक टर्म जो है वो आपकी गायब होती है, ठीक है। तो आपकी एक टर्म गायब होगी तो वो बोलेगा वो बताइए, या तो आयात या निर्यात या व्यापार शेष। अच्छा जी, अब देखिए, अब वो कह रहा है कि यदि व्यापार शेष, दूसरे क्वेश्चन में, यदि व्यापार शेष संतुलन की अवस्था में पाया जाता है, यदि व्यापार शेष संतुलन की अवस्था में पाया जाता है, अदृश्य मदों के कारण घाटा ज्ञात कीजिए। यदि पूंजी खाते का भुगतान शेष विश्व से उधार लेने के कारण 20,000 का आधिक्य प्रकट करता है। अब ये गाइज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले भुगतान संतुलन के ना घटक पता होने चाहिए कि भुगतान संतुलन के घटक जो है वो कितने होते हैं, वो किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। तो देखिए जी, वो जो रिकॉर्ड करता है 4 चीज़ों को। सबसे पहला जो है वो रिकॉर्ड करता है दृश्य मदों को, ठीक है, देख लेना क्या लिख दिया ये। दूसरा जो है वो रिकॉर्ड करता है अदृश्य मदों को, ठीक है, इसको इधर लिख लीजिए। दृश्य मदों को रिकॉर्ड करता है, अदृश्य मदों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। एंड एक पक्षीय हस्तांतरण को जो है वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और इसके अलावा वो जो है पूंजीगत लेन देन को जो है वो रिकॉर्ड करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है ना, ये जो वो 2 तरीके के अकाउंट होते हैं भुगतान संतुलन में। ये जो होता है ये तो होता है चालू खाता, ठीक है, और जो ये वाला होता है ये होता है आपका पूंजीगत खाता या पूंजी खाता कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, और इस चालू खाते के अंदर जो ये वाला होता है दृश्य मदे वाला, दृश्य बोले तो वस्तुओं का आयात निर्यात और अदृश्य बोले तो सेवाओं का आयात निर्यात, ठीक है। तो वो कह रहा है भाई ये क्या है, इसको तो व्यापार शेष कहते हैं, इसको व्यापार शेष कहते हैं। और कह रहा है जी वो संतुलन में है, मतलब निर्यात और आयात ये दोनों जो है ये दोनों अभी संतुलन में है। और वो कह रहा है जो पूंजीगत खाता जो है, या जो पूंजीगत खाता है वो जो है 20,000 का आधिक्य मतलब क्या हुआ, पूंजीगत खाते के अंदर पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय ये सारे सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। और आधिक्य का मतलब है प्राप्तियां ज्यादा है और व्यय कम है, क्योंकि उनने बोला है कि जी उधार ले लिया सरकार ने तो पैसे ज्यादा हैं, प्राप्ति पक्ष ज्यादा है और व्यय पक्ष कम है पूंजीगत खाते में। तो यहाँ 20,000 का आधिक्य है, ठीक है, और ये संतुलन में है। तो वो कह रहा है ये बताओ ये कितना होगा, ये अदृश्य मदों के अंदर कितना घाटा होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको अभी इग्नोर मार दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में अभी साइलेंट है ये। तो अभी हम ये समझ लेते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण की तो यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, इसको तो भूल जाइए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भूल जाइए अभी। अब देखिए, वैसे इसका घटक है, अभी इस क्वेश्चन के लिए आप भूल जाइए क्योंकि अभी यहाँ साइलेंट है। तो अब जो है, अब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई चालू खाता और प्लस पूंजी खाता, चालू खाता और पूंजी खाता दोनों खातों का जो जोड़ होता है ना, वो भुगतान शेष हमेशा संतुलन में रहता है, हमने ये पढ़ा है। अब वो कह रहे हैं जी यहाँ पे 20,000 का आधिक्य है, यहाँ पर जो है 20,000 का आधिक्य है, प्लस की डिजिट है यहाँ पे। तो
हाँ, चालू खाते के अंदर 3 आते हैं, ये तो है नहीं, तो 2 चीजें हो गई, दृश्य और अदृश्य। तो दृश्य वाली चीजें, तो दृश्य वाला तो कह रहा है ऑलरेडी बैलेंस में है, वो ऑलरेडी बैलेंस में है, तो इसको भी मतलब इसमें जो है ये वाला बैलेंस है तो इसको 0 कर लीजिए, क्योंकि ना यहाँ घाटा है ना यहाँ अधिशेष है, क्योंकि ये भी 3 तरीके का होता है। तो वो कह रहा है ना तो इसमें घाटा हो रहा ना अधिशेष हो रहा, ये तो इक्वल है जी। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे कितना बैलेंस आएगा। तो ये तो कोई भी बता देगा भाई, x प्लस 20,000 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि 0 हो जाए, माइनस का 20,000 होनी चाहिए, तभी तो माइनस का 20,000 और प्लस का 20,000 इक्वल टू 0 क्रिएट करेंगे। मतलब कि अदृश्य मदों के अंदर कितना घाटा होगा, जितना पूंजीगत के अंदर एक्सिस है उतना ही तो यहाँ पे घाटा होगा, तभी तो प्लस माइनस जो है 0 होकर भुगतान शेष को संतुलन में करेगा। तो इस टाइप ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप का आ सकता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके चालू खाते में, पूंजी खाते में, जिसका भी अधिक्य दे रखा हो ना, जैसे ये अधिक्य का था, यहाँ घाटा भी हो सकता था। अगर यहाँ घाटा है तो आंसर में जो है अधिक्य आएगा, और अगर यहाँ अधिक्य है तो आंसर में घाटा आएगा। जितना भी अधिक्य हो उतने का ही घाटा, और जितने का घाटा हो उतने का ही अधिक्य। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, क्योंकि तभी तो 0 हो पाएगा, तभी भुगतान से संतुलन की अवस्था में होगा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है निम्नलिखित से चालू खाते का शेष ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित से चालू खाते का शेष ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है चालू खाते का शेष। तो मैंने भाई अभी बताया आपको, चालू खाता किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय, इन तीनों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ ये कहाँ है सारी की सारी चीज़ें, दृश्य, अदृश्य और क्या कहते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण। देखिए, दृश्य को वस्तुओं का आयात निर्यात कहते हैं, तो वस्तुओं का निर्यात दे रखा है, वस्तुओं का अच्छा देखो, अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है इनने, वस्तुओं का निर्यात दे रखा है, और यहाँ तीसरा कंपोनेंट देखो क्या दे रखा है, दृश्य व्यापार का शेष। दृश्य को ही तो दृश्य का ही आयात निर्यात और आयात के उसको तो दृश्य ही तो कहते हैं, दृश्य व्यापार शेष, जो वस्तुओं का आयात निर्यात होता है उसी के बैलेंस को दृश्य कहते हैं। आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट कंपोनेंट नहीं लेना, क्योंकि उसके साथ तो आयात दे ही नहीं रखा। ये तीसरा जो कंपोनेंट दे रखा है ये वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात का डिफरेंस ही दे रखा है। तो ये तो हो गया वस्तुओं का आयात निर्यात, 50 आ जाएगा। सेवाओं का निर्यात दे रखा है, सेवाओं का आयात नहीं दे रखा, तो आयात नहीं किया होगा तो नहीं दे रखा। तो वस्तुओं का आयात निर्यात 50, सेवाओं का आयात निर्यात ये तो 20 दे रखा है, तो 20 आयात नहीं है तो 0, तो 50 प्लस 20 70, और एक पक्षीय हस्तांतरण। ठीक है, ये देख लेना कि एक पक्षीय हस्तांतरण में विदेशों से है या विदेशों को है, लिया है या दिया है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, लिया है तो पैसे आएंगे और दिया है तो पैसे जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब लिया है अगर दूसरे देशों ने दिए है अगर, ठीक है, तो प्लस होगा, अगर हम देते तो माइनस होता, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया 5, तो 50 60 70 75, ये हो गया आंसर आपका। तो बहुत इजी है, केवल ये पता होना चाहिए चालू खाते के घटक क्या होते हैं, वो किस किस को जो है रिकॉर्ड करता है। अब देखिए कह रहा है भुगतान शेष के खाते का शेष ज्ञात कीजिए। किसके खाते का शेष, भुगतान शेष के खाते का शेष ज्ञात कीजिए। क्या कुल भुगतान शेष संतुलित है, तो भुगतान शेष का शेष निकालना है। ठीक है, भुगतान शेष खाते का शेष निकालना है, तो 2 खातों का वो होता है, चालू खाता और पूंजी खाता, ये होता है ना भुगतान शेष का। तो देखिए जरा, पहले हम बात करते हैं चालू खाते की। तो चालू खाते की अगर हम बात करें तो भाई देखिए, ये हो गया आपका निर्यात का मूल्य और आयात का मूल्य, 450 और 150, तो ये कितने हो गए भाई, ये तो हो गए 300, ये तो हो गया आपका दृश्यों का। ठीक है, उसके बाद आप बात अच्छा दृश्य का तो यहाँ पे लेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, निर्यातों का मूल्य 450, आयात का मूल्य यहाँ दे रखा है आपको
450, 150 इसको ले लिया मैंने, ये हो गया 300। और उसके बाद जो है एक पक्षीय हस्तांतरण दे रखा है 100, ठीक है। एक पक्षीय हस्तांतरण कितना दे रखा है, एक पक्षीय हस्तांतरण दे रखा है आपको 100, ये ले लेंगे 400, 400 और 400, ये हो गया आपका प्लस का ये तीनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 400 और वो नेगेटिव का 400। ये तीनों चालू खाते के घटक दे रखे हैं, ठीक है, वो पूंजी खाते का नेगेटिव है। तो प्लस का 400 माइनस का 400 जीरो हो गया। तो भुगतान शेष जो है वो आपका संतुलन की अवस्था के अंदर जो है वो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पांचवा भी दे रखा है, यहाँ पे आपको ये पांचवा भी दे रखा है घटक, ठीक है। तो ये जो पांचवा है ये केवल दृश्य का है, ये पांचवा जो है ये केवल दृश्य का है, ठीक है। लेकिन चालू खाते में तो भाई दृश्य और अदृश्य दोनों आती है ना। आपका क्वेश्चन होना चाहिए मैंने क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन होना चाहिए ना भाई, मैं वही क्यों ले रहा हूँ, निर्यात का मूल्य और आयात का मूल्य उसी को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि भाई ये यहाँ पे लिखा है केवल दृश्य। तो ये जो दृश्य लिखा हुआ है इसमें केवल वस्तुओं का है, सेवाओं का नहीं है। चालू खाते के अंदर तो वस्तुओं का, सेवाओं का और एक पक्षीय तीनों आता है, तो वो तो केवल इसका है, इसका नहीं है। और जो ये निर्यात और आयात है ये टोटल का दे रखा है, क्योंकि अभी तो मेंशन नहीं है कि ये अदृश्य का है किसका, मतलब ये टोटल का है, वस्तुओं का भी और आपका क्या कहते हैं सेवाओं का भी। तो इसलिए मैंने इसको लिया है, उस वाले को नहीं लिया। तो 450, 150 ये कितना हो जाएगा 300 और एक पक्षी हो गया 100, 400 और वो नेगेटिव का 400, तो ये हो गया आपका नेगेटिव का 400 प्लस का 400, ये हो गया 0। तो भैया भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में है। तो इसमें बेसिकली आपसे व्यापार शेष पूछ सकता है, ठीक है। निर्यात का मूल्य, आयात का मूल्य, ये तो क्वेश्चन बनते ही हैं एक एक नंबर के। इसके अलावा आपका भुगतान शेष का संतुलन या चालू खाते का या पूंजी खाते का किसी का भी पूछ सकता है। तो आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया सरकारी बजट के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं और भुगतान शेष के क्वेश्चन जो है किस तरीके से करते हैं। तो हमने 4 क्वेश्चनों को तो टोटल कंप्लीट कर लिया। अब जो बड़े बड़े क्वेश्चन रह गए हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ गाइज इसको जो है अपने दोस्तों के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना जो है ना भूलिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, खुद ही का भला हो जाएगा, घंटा बजा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।